एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं आपकी रोजमर्रा की आदतें आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती है। जंक फूड, मोबाइल की लत, रात भर जागना, मिलावटी खाना, एक्सरसाइज न करना, ये सब एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दुनिया में हर साल 41 मिलियन लोग अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, यानी हर 2 सेकंड में एक जान जा रही है। भारत में हर 30 सेकंड में हार्ट अटैक की वजह से एक आदमी की जान जा रही है और इनमें से आधे लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। डायबिटीज से हर साल 1.5 मिलियन लोग मरते हैं। मोटापे की वजह से हर साल 2.8 मिलियन लोग जान गंवा रहे हैं। पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन, स्ट्रोक, लीवर फेलियर, ये सब सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है और वो वजह है गलत लाइफस्टाइल। आपको लगता है कि ये सिर्फ डराने की बात है? तो एक मिनट रुकिए और सोचिए। आप दिन भर क्या खाते हैं? कितनी देर मोबाइल पर रहते हैं? कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं? आजकल यही बातें चलती है। क्या खाना है, कहाँ खाना है, खाने में कोई रोक टोक नहीं है। मोटापा एक धीरे धीरे मारने वाला जहर है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो हार्ट अटैक का खतरा 80% तक बढ़ सकता है। मोबाइल और रील्स की लत नया डिजिटल जहर है। मीडिया छोड़ के आप दोनों कितने दिन तक रह सकते हैं? That's not possible. That's not possible. ये एकदम ड्रग्स की तरह है, मतलब कुछ मिसिंग हो जाता है लाइफ से। एक आम इंसान रोज 7 घंटे मोबाइल में डूबा रहता है। मोबाइल एडिक्शन के कारण डिप्रेशन और एंजाइटी के केस 300% बढ़ चुके हैं। कहीं आप भी अपने ही दिमाग के दुश्मन तो नहीं बन रहे? स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। काम का दबाव, रिश्तों की परेशानियां, पैसों की चिंता, ये सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी सेहत पर भी भारी पड़ते हैं। स्ट्रेस आज हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बड़ा कारण बन चुका है। 7 घंटे से कम सोने वालों में हार्ट अटैक का खतरा 50% तक बढ़ जाता है और जो सिर्फ 4 से 5 घंटे सो रहे हैं वे 10 साल जल्दी बूढ़े हो सकते हैं। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में ये मामले दोगुने हो चुके हैं और 60% महिलाएं बिना जाने ही डायबिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रही हैं। हर 5 में से एक लड़की पीसीओडी की शिकार है, जिससे वजन बढ़ना, बाल झड़ना और प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। सोचिए, अस्पतालों की संख्या क्यों बढ़ रही है? 20 से 30 साल पहले हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक और घुटनों के दर्द जैसे मामले कम थे, लेकिन अब बीमारियां बेकाबू हैं और मेडिकल इंडस्ट्री फल फूल रही है। पहले शहर में गिने चुने अस्पताल थे, अब हर गली मोहल्ले में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स खुल गए हैं। इलाज का खर्च भी हर साल आसमान छू रहा है। 2010 में जो बीमारी 10,000 में ठीक होती थी, अब उसका खर्च लाखों में है। हॉस्पिटल जरूरत के लिए होते थे, अब ये एक बिजनेस बन चुके हैं। क्यों बढ़ रही हैं ये बीमारियां? पहले क्यों नहीं थी इतनी बीमारियां? पहले के समय में लोग ज्यादातर खेतों में काम करते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे और मेहनत वाले काम करते थे। तब जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का नाम तक नहीं था। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने सब कुछ बदल दिया है। फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, मेहनत की जगह स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिसका नतीजा मोटापा, डायबिटीज और हार्ट डिजीज के रूप में सामने आ रहा है। घर का पौष्टिक खाना छोड़कर लोग प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, जिससे बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों की एक्टिविटी भी कम हो गई है, खेलकूद की जगह मोबाइल ने ले ली है, जिससे मोटापा और मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। सूरज की रोशनी से एलईडी तक का सफर बॉडी क्लॉक को बिगाड़ चुका है, जिससे अनिद्रा, स्ट्रेस और इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। मिलावटी खाना जहर बन चुका है। केमिकल वाले दूध और सब्जियों से लिवर, किडनी और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है। सेहत से बड़ा कोई निवेश नहीं। पैसा, करियर और परिवार सब जरूरी हैं, लेकिन अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो ये सब बेकार हो जाएगा। बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है सही जीवन शैली अपनाना। अभी भी समय है, अपनी आदतें बदलें, हेल्दी खाएं, एक्टिव रहें और खुद को इस स्लो पॉइजन से बचाकर एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। इसमें से हमने जितने भी दृश्य देखे साथियों इस वीडियो में, कुछ दृश्य काफी डरावने थे, भयावह थे, पीड़ादायक भी थे। हमारे ही परिवार में या हमारे कोई नोन में हमने ऐसे केसेस को जरूर देखा होगा। हार्ट अटैक के केसेस और ना चाहे अनचाही बीमारियों के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से हम सब डर तो गए हैं, लेकिन अब क्या करें? डर के रह सकते हैं क्या? डरने से तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आज इस पूरे हम सेशन में बहुत कुछ जानने वाले हैं।
जो कि हमें एक मार्गदर्शन देगा, एक रास्ता देगा कि कैसे हम आगे अच्छे से चल सकते हैं, क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। और अगर कुछ बदलाव लाने के साथ साथ हम अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, तो मैं तो वो बदलाव लाऊंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी वो बदलाव लाएंगे। तो आज हम ऐसी ही एक वीडियो के बारे में और मैं आपको शेयर कर रही हूं, ताकि उस वीडियो से हम कुछ और चीजों को सीखें और समझें। क्या आप हेल्दी लाइफ खुशहाल जिंदगी की कुंजी है। अगर बुरी आदतें हमें बीमार कर सकती हैं, तो अच्छी आदतें हमें स्वस्थ और खुशहाल भी बना सकती हैं। सही माइंडसेट और लाइफस्टाइल से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक संकल्प होना चाहिए, जिससे न केवल हम बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि जीवन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जी सकते हैं। सुबह की शुरुआत जैसे होगी, दिन वैसा ही बीतेगा। उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी के साथ प्राकृतिक रस का सेवन करें और 30 मिनट एक्सरसाइज या योग करें। इससे शरीर एक्टिव रहेगा, मेटाबॉलिज्म तेज होगा और दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मन को भी शांत रखता है। सही दिनचर्या अपनाने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है। नाश्ते में चाय या जंक फूड की जगह नारियल पानी या ताजे फल लें, ताकि शरीर को सही पोषण मिले और दिन की अच्छी शुरुआत हो। जो हम खाते हैं वही हमारी सेहत बनाता है। हमारे खाने में कितना प्रोटीन, कितनी कैलोरी और कितनी विटामिन हैं, इसका थोड़ा अंदाजा रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज को नापने या नोट करने की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वह हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं। यह हमारी आदत में आना चाहिए। हर किसी की लाइफस्टाइल अलग होती है, इसलिए डायबिटीज, मोटापा व अन्य बीमारियों के अनुसार खान-पान बदलना जरूरी है। घर का बना संतुलित आहार, जिसमें दाल, सब्जियां, दही और रोटी शामिल हों, सेहत के लिए फायदेमंद है। जबकि अधिक तेल, मसाले और फास्ट फूड शरीर को कमजोर कर कई बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रोटीन युक्त आहार जैसे दालें, पनीर, दूध और नट्स मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जबकि ताजे फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शरीर को स्वस्थ और डिटॉक्स रखने में सहायक होते हैं। रात का खाना हल्का और समय पर खाएं, ताकि पाचन सही बना रहे और नींद अच्छी आए। आज के समय में मोबाइल और स्क्रीन टाइम सेहत के बड़े दुश्मन हैं। ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर असर पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और नींद प्रभावित होती है। खाने, सोने से पहले और परिवार संग समय बिताते हुए नो फोन जोन बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले फोन छोड़ें, इससे नींद अच्छी होगी और अगला दिन तरोताजा रहेगा। स्ट्रेस हर बीमारी की जड़ है, लेकिन इसे कंट्रोल करना आसान है। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करें, नेचर में समय बिताएं और पसंदीदा चीजें करें, जैसे म्यूजिक सुनना, डांस या गार्डनिंग। छोटी खुशियों को अपनाएं, स्ट्रेस से मुक्त रहें और जीवन को हल्केपन से जीने की आदत डालें। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अच्छी नींद की अहम भूमिका होती है। दिन भर की भागदौड़ और मानसिक तनाव के बाद शरीर को सही आराम मिलना जरूरी है, वरना धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन और कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। सोने और जागने का एक तय समय रखें, जिससे बॉडी का नेचुरल रिदम बना रहे। अच्छी नींद एनर्जी बढ़ाती है, याददाश्त मजबूत करती है और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। अगर आप लंबी, खुशहाल और हेल्दी जिंदगी चाहते हैं, तो सही आदतें अपनाना शुरू करें। हेल्दी लाइफ सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुशहाल जीने के लिए भी जरूरी है। सही खान-पान, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच अपनाएं। आज ही पहला कदम उठाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको। एक उम्मीद देती है ये वीडियो कि अगर हम अभी भी थोड़ा सा अपनी सेहत को लेते हुए, अपने स्वास्थ्य को लेते हुए उतना सीरियस नहीं है, तो थोड़ा सा सीरियसनेस अब लाना जरूरी है। इस वीडियो से हमें एक दृष्टिकोण मिला है कि कैसे हम अपना, अपने परिवार को हम स्वस्थ रख सकते हैं, और क्यों जरूरी है कि आने वाले कल को स्वस्थ बनाने के लिए आज से ही वो छोटे छोटे बदलाव हम खुद में लाएं, अपने परिवार वालों को भी उसके बारे में बताते हुए इस बदलाव में शामिल करें। साथियों, अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूं जिनका सपना है कि एक ऐसा भारत बने जो कि स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो। वह लाखों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर सोचते हैं और उसी दिशा में ही वो काम करते रहते हैं। आपकी तालियों की गूंज के साथ हमारे बीच में परम आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर, आप हमारे बीच में आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर। प्लीज सर कम। बहुत बहुत धन्यवाद सविता, और सभी साथियों का, सभी मेहमानों का
मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज एक ऐसा अवसर आप सब साथियों ने प्रदान किया है, जिसके माध्यम से एक जो मन में सपना है कि एक रोग मुक्त भारत पे कुछ काम किया जाए, उसका माध्यम आप है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ आप सभी ये सुनने के लिए बेताब है कि आखिर इस डायबिटीज जैसी व्यापक समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आप कोई ऐसा स्मार्ट सा सोल्यूशन कुछ चाह रहे होंगे कि बस कुछ ऐसा मिल जाए और 2 मिनट में काम हो जाए। हो सकता है, लेकिन काम तरीके से ही होगा, क्योंकि गलत तरीके से तो गलत ही काम हो सकते हैं, सही काम तो सही तरीके से हो सकते हैं। ये एक ऐसा विचार क्यों आया, थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका बता देता हूँ आपको। काफी दिनों से स्वास्थ्य पर हम काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे समाधान हमें मिले जिसके माध्यम से इसे रिवर्स किया जा सकता है, डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो ऐसे काफी परिणाम मिल गए, पर इतना जल्दी यकीन नहीं हुआ, या यकीन क्योंकि इतने बड़े कार्य को करने के लिए पूरा यकीन होना बहुत जरूरी है। तो हमने अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किए, जो क्लिनिकल जो ट्रायल होते हैं ऑफिशियल, वहाँ ट्रायल कराए गए। फिर हमने कुछ व्यक्तिगत तौर पे कुछ साथियों के साथ ट्रायल किए। फिर उसके बाद मैंने खुद कुछ व्यक्तियों को वो सब काम, वो तरीके अपनाकर प्रयोग किए। तो हर बार सफलता मिली, और इतनी अच्छी सफलता मिली कि उनके सबके फीडबैक ये थे कि डायबिटीज का तो कंट्रोल हुआ ही है, लेकिन जीवन जीने में बहुत मजा आने लग गया, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। तो उसके बाद जब पूरा विश्वास हो गया, तो फिर ये विचार जो था कि ये इस पे कुछ क्रांतिकारी काम किया जाए, कुछ बड़े स्तर पर काम किया जाए। जब ये हो सकता है तो आप खुद बताइए, क्या इंसान से रुक पाना पॉसिबल है? कि जब ये चीज सामने है, जहां हम इंडिया को कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोल रहे हैं डायबिटीज की, या 10 करोड़ के आसपास डायबिटिक से जो ग्रसित लोग रहते हैं, और इससे ज्यादा जो है प्री डायबिटिक कंडीशन में जो आगे पीछे उस स्थिति में आने की तैयारी में है, और अब जिस गति से ये बढ़ रहा है, तो इतने बड़े स्तर पर कोई चीज हो रही है और हमारे पास समाधान हो, तो आपका दिल क्या कहेगा? डेफिनेटली हमारा दिल यही कहेगा कि नहीं, इस समाधान को व्यापक तौर पे फैलाना चाहिए, और इस बढ़ती हुई समस्या से हमें निजात पाना चाहिए। उसी सिलसिले में ये विचार आया, और एक कार्यशाला 3 दिन की जो है प्रारंभ की गई है, ताकि आपको उस विषय पे ठीक से जानकारी दी जा सके। तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके अपनी बात को रखना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन दिख रही होगी। स्वास्थ्य क्रांति अभियान, स्वास्थ्य क्रांति अभियान, ये शब्द आपको थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा होगा साथियों, क्योंकि केवल एक डायबिटीज का विषय नहीं है, ये संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में हम जो अपने विचार बना चुके हैं, हम जो अपनी मान्यताएं बना चुके हैं, हम जिस तरह से सोच रहे हैं, वो उसमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। आजकल हम सब को एक ऐसा विश्वास दवाओं पर हो चुका है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि कुछ भी होगा तो दवा है ना, अस्पताल है ना, डॉक्टर है ना। जबकि वो बात में बहुत उल्टा है ये। हम कोई सुधार किए बिना हम चाहते हैं कि कुछ भी होगा तो अस्पताल में चले जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं, छोटे से इलाज नहीं होगा तो बड़े में चले जाएंगे। साथियों नहीं, ये स्वस्थ रहने का तरीका नहीं, ये सोच नहीं है, ये मान्यताएं हम गलत बना चुके हैं, और हम कुछ अपने भीतर बदलाव किए बिना गलत सलत तरीकों से मतलब को जीते हुए हम सोचते हैं कि हम कुछ न कुछ समाधान ऐसे कर लेंगे दवाओं के माध्यम से। ये हमारी मान्यता बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये कुछ होने वाला नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं कि हमें ऐसे समाधान मिल जाएगा। और अभी जब स्वास्थ्य की बात की जाती है, तो चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, सामाजिक
सरकारी संस्थाएं तो वो क्या बात करते हैं कि चलो यहाँ पर अस्पताल की कमी है, यहाँ अस्पताल और खोल देते हैं। छोटे छोटे शहरों में कैंसर के जैसे खतरनाक खतरनाक बीमारियों के अस्पताल खुलने लगे हैं, क्योंकि बोले हमको लोगों की सेवा करनी है, हमको लोगों को सर्विस देनी है, तो और अस्पताल खोल देते हैं। फिर कौन सोचेगा, मुझे बताइए कि ये बीमारी से मुक्त कैसे हो गए? फिर क्या और अस्पताल खोले जाएंगे? फिर घर कम अस्पताल ज्यादा हो जाएंगे शहर में। ये इसको तो स्वास्थ्य नहीं कह सकते साथी। तो ये कौन सोचेगा कि इनकी जरूरत को खत्म किया जाए और रोग मुक्त जीवन जिया जाए, दवाओं की निर्भरता को समाप्त किया जाए। इसी दिशा में चलिए ये हम बात करेंगे। हालांकि हम आज का विषय डायबिटीज का है, तो हम बात करेंगे डायबिटीज नियंत्रण के प्राकृतिक उपाय क्या है। इस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कुछ भ्रम जो हमारे समाज में फैले हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा है कि डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं होती है, जिंदगी भर दवा लेने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और ये भ्रम जो है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस भ्रम की वजह से कोई ये सुनने को तैयार नहीं होता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या। जब सुनने को तैयार नहीं होता तो विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं करता तो मानता नहीं है। तो ये इस भ्रम को मिटाना सबसे पहले जरूरत है। तो कुछ साथियों को अपने रिजल्ट लाके दिखाना पड़ेगा ताकि समाज में ये अच्छी तरह से फैलाया जा सके कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डायबिटीज बहुत आसानी से रिवर्स हो सकती है, बहुत आसानी से। मतलब आसानी का मतलब हमको जो काम करने वो करने पड़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भ्रम है। और इस भ्रम को मिटाना इस डायबिटीज क्षेत्र में कार्य करने में सबसे बड़ी अहम जरूरत है। ये नेक्स्ट जो भ्रम है, हम सोचते हैं कि नियमित दवाई लेकर और अपने शुगर लेवल को मैनेज करते हुए हम स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। कि हम तो ये ले लेते हैं और हमारा चेक करते रहते हैं, ठीक है तो हमारा हेल्थ सही चल रहा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। एक तो उस दवाई के साइड इफेक्ट हो ही रहे हैं, कोई दवाई ऐसी नहीं जिसके साइड इफेक्ट नहीं हो। दूसरा, आपके जो ऑर्गन जो डैमेज है, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो शरीर ऐसा नहीं बना हुआ है कि आपका एक ऑर्गन काम नहीं करेगा तो आपके बाकी चीजें, क्योंकि ये सारे लिंक्ड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं लीवर का अलग काम है कि हार्ट का अलग है, फेफड़ों का अलग है, पेनक्रियाज का अलग है, या आपका आमाशय का अलग है। सारे जो बहुत ही एक कहते हैं बहुत भगवान की अद्भुत रचना है जिसमें सारे ऑर्गन एक दूसरे पर निर्भर है। तो आप किसी एक को खराब रख के और चलते हुए आप सोच रहे हो कि हम स्वस्थ जी रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रम है साथियों। ये कोई सही तरीका नहीं है। हमको हर चीज सही होनी चाहिए। दवाओं पे निर्भरता खत्म होना ही स्वास्थ्य की निशानी है। दवाओं पर निर्भर रह के और हम सोचते हैं कि स्वस्थ, तो ये गलत है, ये भ्रम है। थोड़ा सा इसको हटाइए, भी सही है। क्या हटाना है सर? चलो कोई बात जी। नहीं। ये जो तीसरा भ्रम है, कुछ अस्पताल में महंगा इलाज कराए बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। कि हमारे पास बहुत बड़े डॉक्टर है हमारे शहर में, तो हमारे तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल है, यहाँ ठीक नहीं होंगे तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ ठीक नहीं होंगे तो वहाँ चले जाएंगे। यही स्वास्थ्य की निशानी और ऐसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। स्वस्थ तो वह है जिसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कभी बीमार नहीं होता है, जो भी है अपने प्राकृतिक तरीकों से स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, जैसा कि हमने भी वीडियो में देखा था। तो ये तो हो गए कुछ भ्रम। आप सोच रहे होंगे कि यार हमें तो तरीका बताओ, तो मैं वही थोड़ा सा, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है साथियों, थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करेंगे। डायबिटीज की बीमारी कई बीमारियों का प्रवेश द्वार है, ये कुछ फैक्ट्स है, तथ्य, सही तथ्य। डायबिटीज अकेले नहीं आती, ये ध्यान रखना। ये दूल्हा है जो बहुत सारे बाराती लेके आती है साथ में। हाँ, वो है कि कोई आज दिखेगा, कोई कल दिखेगा, कोई परसों दिखेगा, लेकिन इसके द्वारा जो हार्ट का जो इश्यू है, जो हार्ट की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, हार्ट खराब होने की। अल्जाइमर्स डिजीज, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती, आई डैमेज, किडनी डैमेज, स्किन कलर और फुट डैमेज, नर्व डैमेज, ऐसी अनेक व्याधियां
ये डायबिटीज के आगे के चरण है। ये अगर डायबिटीज को आप प्राकृतिक तरीके से रिवर्स नहीं करते और जैसे तैसे मैनेज करके और चलाते रहते हैं और आपकी डोज भी बढ़ती रहती है, तो साथियों ये समझ लीजिए कि आप का क्या मतलब संभावनाएं बन रही है। मैं ज्यादा इस बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, पर ये थोड़ा सा होश में आने की हमें जरूरत है। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो सावचेत होना चाहिए। दूसरा तथ्य है कि यदि आप प्राकृतिक तरीके से डायबिटीज को नियंत्रित करते हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। कभी आपने एलोपैथी की दवा लेने गए हो, डॉक्टर के पास गए हो और उससे डॉक्टर से पूछा कि ये दवा लेने से डॉक्टर साहब मैं जिस चीज के लिए इलाज कराने आया हूँ वो तो ठीक हो जाएगा, पर इससे कुछ और भी ठीक होगा क्या? डॉक्टर बोले "आप पागल हो गया, पेट दुख रहा है तो पेट की दवाई मिलेगी, इससे सिर थोड़ी ठीक होगा"। तो एलोपैथी में हमने कभी ऐसा सुना नहीं है। अपन बोलते मेरा दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा ये पेन किलर ले लो। अगर आप पूछ लिया कि पेन किलर लेने से मेरे किडनी पे तो असर नहीं होगा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? किडनी पे असर होगा तो किडनी की भी दवाई है हमारे पास, चिंता क्यों करते हैं? बोले किडनी के बाद मेरा फिर क्या होगा? जो होगा सबकी दवाई है, और 10 दवाइयां मैं पहले लिख के दे देता हूँ पर्चे पर कि अगर पेट दुखे तो ये ले लेना, दस्त हो तो ये ले लेना, एसिडिटी हो तो ये ले लेना, सिर दर्द हो तो ये ले लेना, पर मेरे पास ज्यादा बकवास मत कर। पर सबसे बड़ा सत्य क्या है और तथ्य क्या है कि अगर प्राकृतिक तरीके से आप डायबिटीज को नियंत्रित करते हैं तो आपकी डायबिटीज ही रिवर्स नहीं होगी, बल्कि आप पूरा शरीर आपका स्वस्थ होगा। आपको जाने अनजाने जो आपको आज पता नहीं वो भी ठीक होगी, जो पता है वो भी ठीक होगी। आप डायबिटीज का इलाज करेंगे प्राकृतिक तरीके से तो आपका मोटापा भी कम होगा, आपको कब्जी है वो भी ठीक हो जाएगी, आपका कमर दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, सारी अल्जाइमर सब कुछ ठीक होगा। आप तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये तो करना पड़ेगा, करना चाहिए यार, इसको क्यों छोड़ना। फिर नेक्स्ट जो एक फैक्ट है, डायबिटीज रोग जितना पुराना होगा उतना ही आपके ऑर्गन्स है क्षतिग्रस्त होते जाएंगे। तो ये किसी भी गलत फहमी में हमें नहीं जीना चाहिए कि चल रहा है मेरा तो चल रहा है। हम क्या होता है कि बस आज को देख लेते हैं, भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं उसको नहीं देख पाते। तो इसको रोग को पुराना नहीं करना है और हमें जल्दी से जल्दी प्राकृतिक तरीके से इसको रिवर्स करना है। और तथ्य है फार्मास्यूटिकल दवा ऑर्गन्स की क्षमता नहीं सुधारती बल्कि वे केवल लक्षणों को दबाती है। तो ये जो जो फार्मा की जो जितनी भी दवाएं हैं वो हमारी कोई जड़ का इलाज नहीं करते, वो कोई इलाज तो है ही नहीं, वहां केवल लक्षण को, सिम्टम्स को दबाया जाता है। डायबिटीज नियंत्रण के लिए समग्र समाधान, तो इन इन विषयों पर हमें काम करना होगा। इन विषयों पे यहाँ आपको विस्तार से बताया भी जाएगा, जितना भी समय होगा उसमें ठीक ठीक बताया जाएगा। पहला है उपयुक्त भोजन, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए और डायबिटीज के लिए स्पेशली कैसी होनी चाहिए वो भी आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए इस विषय में, हालांकि ये सारी चीजें संपूर्ण स्वास्थ्य पे काम करेगी, ये तो फायदा ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये भी कवर किया जाएगा। सकारात्मक सोच कैसी, हमारी सोच पॉजिटिव सोच कैसे होनी चाहिए, व्यायाम व प्राणायाम, ये सप्लीमेंट्स कुछ और सहायक ऐसे प्राकृतिक सप्लीमेंट, कोई दवा वगैरह नहीं, प्राकृतिक सप्लीमेंट जिनके माध्यम से इन चीजों पे काम करके हम आराम से बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। और कोशिश यही की गई है कि आप ये सारी सुझाव ऐसे दिए जाएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई असंभव जैसी कोई 15 साल हिमालय पर बैठ के तपस्या करना जैसा कि आपको महीना भर का उपवास करने जैसा वो चीजों को हम नहीं ले रहे हैं। हम ऐसी चीजों को ले रहे हैं जो आराम से की जा सकती है। सिर्फ एक अच्छा इरादा, अच्छा मन और पूरी तैयारी, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। दवा आधारित उपचार, जो फार्मास्यूटिकल, जो एलोपैथी दवाएं होती हैं, इस उपचार और प्राकृतिक तरीके से उपचार में जो अंतर है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वहां पर हमारा रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो दवाई लिखी वो क्या करेगी, बस हमें क्या लगता है
यार हाँ सिर दुख रहा था और दवाई लेते नहीं रहे तो ठीक हो गया। आप इसकी परवाह नहीं कर पा रहे हैं, न वो दवा देख पा रही है, न डॉक्टर सोच रहा है इस विषय पे कि ये दवा तो ले ली आपने, उस लक्षण को तो दवा दिया, पर जिस वजह से जो सिर दुख रहा था वो प्रॉब्लम तो आपने अंदर दबा दी, जो भविष्य में जाके तो वहां हम ये सारी चीजों से मुक्त होते हैं और हमारा कबाड़ा होता रहता है। लेकिन प्राकृतिक तरीके से जब उपचार करेंगे तो हमारी भूमिका इसमें पूरी आ जाएगी। हमें बहुत सारी आदतों को बारे में समझना है, जीवन शैली को समझना है, हमें विचारों को समझना है। तो थोड़ा सा हमारा रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप नोटबुक ले लें, पेन ले लें, अच्छी तरह से चीजों को नोट कर लें और थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा दुनिया के लिए, थोड़ा समाज के लिए, थोड़ा आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी एक जिम्मेदारी को मानते हुए थोड़ा सा दिल को थोड़ा सा तैयार कर ले। बहुत सारे सब साथी बोलते रहते हैं कि क्या करें, मेरे से होता नहीं है। तो ये जो कार्यशाला है ये इसीलिए की गई है कि हम मानसिक रूप से इस तरह से तैयार हो जाएं, जहाँ इतनी बड़ी जरूरत है वहाँ हमें कोई बलिदान तो नहीं देना पड़ रहा है, पर आपकी वजह से अगर इस देश से ये डायबिटीज की समस्या कम हो सकती है तो क्या आप उसके भागीदार बनना चाहेंगे? अपने दिल से पूछे, क्या आप चाहते हैं कि आप बीमारियां अपने शरीर में बढ़ाना शुरू करें जिसका असर आपकी आने वाली पीढ़ी पर पड़े, उनके बच्चों पर पड़े? भले ही वो बीमार होए तो हो जाए, मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपका मन उस चीज के लिए तैयार है साथियों? इसलिए उसमें इसमें अंतर है, इसमें हमारा रोल बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हमारा रोल ज्यादा नहीं होता है। तो हमारी क्या आदतें पड़ चुकी है, आदतें पड़ चुकी है कि कुछ भी हो दवा ले लो, अभी तो चलाओ गाड़ी, बाद में होगा जो देखा जाएगा। तो फिर आजकल महिलाओं को क्या हो गया है, पुरुषों को क्या हो गया है, आजकल बच्चे पैदा करने में महिलाओं को समस्याएं आ रही है, पहले क्या क्या स्थितियां थी। तो ये तो आज थोड़ी सी गिरावट हुई है, धीरे धीरे आगे आने वाला भविष्य तो देखिए, थोड़ा सा तो जागरूक हो जाइए, जग जाइए, जग जाइए प्लीज। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, मैं तो केवल भूमिका के लिए आया हूँ, बाकी यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ आएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे दिल में एक अच्छी अद्भुत भावना है कि आप सब लाभ उठाएं और इस समाज में अपने इस बात को फैलाएं। आप खुद अपने ऊपर प्रयोग करके आप स्वस्थ बने और इस समाज में सबको धीरे धीरे स्वस्थ बनाने का बीड़ा उठाएं। यही इस कार्यशाला का उद्देश्य है। जरूर आपका सहयोग मिलेगा, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और टू सविता। धन्यवाद सर। सर, जिस तरह से आपने हमें समझाया और जिन बारीकियों से हमें अवगत कराया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्य है साथियों कि डायबिटीज अकेले नहीं आता है, बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आता है और डॉक्टरों का कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे सर ने कहा, हर एक बीमारी की हर एक दवा है, वो दवा की लिस्ट कभी छोटी नहीं होती है। धन्यवाद सर। साथियों, अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति को जिनका नाम आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको आप सब कई सेशंस में भी सुन चुके हैं। जी हाँ, तो आप सबके सामने मैं बुलाना चाहूंगी उन्हें, जिन्होंने मधुमेह में और न जाने कितनी बीमारियों में सही गाइडेंस देते हुए लोगों के जीवन को चेंज किया है। मधुमेह में हमारे आहार का भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि किस तरह से हम खाना बनाते हैं, क्या खाना बनाते हैं, हम क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, कब खाना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। सुनने में तो लगता है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, कभी भी कुछ भी हम खा सकते हैं, पर नहीं, फर्क पड़ता है। और इसके बारे में हम और जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी को समझाने के लिए हमारे बीच में डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों से कई लोगों की जिंदगी को गाइड किया है और एक सकारात्मक बदलाव लाया है, जिनको हाल ही में ही इंडिया मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
आइए आज हम उनसे सीखेंगे कि मधुमेह से पीड़ित लोगों को किस प्रकार से आहार लेना चाहिए और कैसे इस मधुमेह जैसी बीमारी को, प्री डायबिटीज जैसी बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ हम इनको सुनते हैं। एक थम्स अप देंगे मुझे कि ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको आवाज आ रही है। अभी तो नहीं आई। नमस्कार, मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है। मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ और मेरा मिशन है कि मैं एक रोग मुक्त भारत बनाऊं। आज इस वर्कशॉप के माध्यम से हम बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स को, जिनको ऑलरेडी शुगर की बीमारी है और वो इसे रिवर्स करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करने की, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 दिन का वर्कशॉप प्लान किया गया है। आज डाइट पर स्पेशल बात की गई है और मुझे मौका मिला है कि मैं डाइट पर बात कर सकूं और आपको अपनी एक्सपर्टाइज से बता सकूं कि डायबिटिक रिवर्सल के लिए, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डाइट सही है। तो सबसे पहले डाइट के बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अपनी डाइट के लिए कुछ रूल्स, कुछ ऑप्शंस को आज समझना है ताकि आप अपनी डाइट को खुद प्लान कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए, किसी भी शुगर के मरीज के लिए होती है कि उसका शुगर लेवल एकदम स्पाइक ना हो। वो कुछ ऐसा ना खा ले जिससे एकदम उसका ब्लड शुगर बढ़ जाए। यानी अगर मेडिकली बोला जाए तो उन्हें हाई जीआई, हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स नहीं खाने हैं। हर फूड का अपना एक ग्लिसेमिक इंडेक्स का स्कोर होता है। आप उसे गूगल पर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको 55-60 से नीचे वाले स्कोर वाले फूड्स खाने हैं आपको, ताकि आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिले, आपका शुगर लेवल स्लोली रिलीज हो और बॉडी उसे अच्छे से प्रोसेस कर पाए, वो शुगर ब्लड में ना पड़ी रहे। क्योंकि अगर आपकी शुगर लेवल हाई होती है, यानी एक्सेसिव शुगर ब्लड में पड़ा है, दैट मीन्स वो आपके ऑर्गन्स को हार्म कर सकता है, वो हार्ट को हार्म कर सकता है, किडनी को हार्म कर सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आपकी डाइट ऐसे प्लान करवाएं ताकि आपका शुगर लेवल जो है ब्लड का, वो नॉर्मल रहे और जो एकदम से शुगर स्पाइक है वो आपके ब्लड में ना हो। तो आपको लो जीआई फूड्स लेने हैं। जितने भी आपने फ्रूट्स लेने हैं आप उन्हें गूगल पर चेक कर सकते हैं कि क्या उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम है। तो जैसे बेरीज, एप्पल्स, पियर, आप ये फ्रूट्स ले सकते हैं, इनका जीआई कम होता है। सब्जियां आपको इस तरह चूज करनी है, सिर्फ यही सब्जियां नहीं है जिनका जीआई कम है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है और आप बहुत सारी सब्जियों में से चूज कर सकते हैं जिनका ग्लिसेमिक लोड, ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है। ज्यादातर सब्जियों का ग्लिसेमिक इंडेक्स लो ही रहता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप गेहूं खाते हैं या राइस खाते हैं, इन दोनों ग्रेन्स का ग्लिसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो आपने देखा होगा आज की डेट में हमारी सरकार भी मिलेट्स पर फोकस कर रही है। मिलेट्स, मोटा अनाज जो हमारे पूर्वज खाते थे, तो उससे अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उनका जीआई भी कम होता है और डायबिटीज रिवर्सल में आपको मदद मिलेगी अगर आप नॉर्मल गेहूं या चावल को छोड़कर इस अनाज पर स्विच करें। और इनकी क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाली हूँ। जैसे आप बाजरे का आटा ले सकते हैं, ओट्स का आटा भी इजीली अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। और फॉक्सटेल मिलेट, जिसे कोंडू का आटा बोलते हैं, कंगनी बोलते हैं, आप उसे ले सकते हैं। नट्स में आप वॉलनट्स, अखरोट ले सकते हैं, आलमंड्स, पीनट्स, इनका भी जीआई कम होता है और साथ साथ ये हेल्दी फैट्स भी आपको देते हैं। अब बहुत सारे कुछ ऐसे हमारे किचन में हर्ब्स पड़े हैं जो हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी नोटिस ही नहीं करते। जिस तरह मेथी दाने, इनका अगर बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है हमें अगर हम इसे रेगुलरली लें फॉर कंट्रोलिंग आर शुगर लेवल्स। इसी तरह दालचीनी, जो हमें एक मीठे की सेटिस्फेक्शन भी देती है और साथ साथ इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और अगेन ये शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। इसी तरह एलोवेरा, अगर आपको एलोवेरा जूस मिल सकता है, अगेन वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरक, अपने आप में इसकी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, अगेन वो हमें हेल्प करता है, डायबिटीज मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। तो अब आपको सुबह से लेकर शाम तक इन चीजों को कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है या क्या क्या आपको खाना है, उसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ। आपको अपने दिन की शुरुआत, या जितने भी मेरे पास डायबिटीज के पेशेंट्स आते हैं या हम उनकी थेरापेटिक डाइट बनाते हैं फॉर डायबिटीज रिवर्सल, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है उन्हें सुबह सुबह मेथी का पानी पिलाना। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हर रोज रात को 1 चम्मच मेथी दाने
आप भिगो लीजिए 1 गिलास पानी में, और सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत उस पानी से कीजिए। आप उस पानी को छान लीजिए, आप फिर वो पानी पीजिए जिसको आपने ओवरनाइट सोक करके रखा था, जिसमें आपने मेथी का एक दानों का 1 चम्मच सोक करके रखा था। तो उस डिटॉक्स वाटर को, उस पानी को आप सुबह सुबह लें, ये आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में मदद करेगा। सेकंड, हम चाय या कॉफी पीते हैं, उसकी जगह जितने भी साथी जो शुगर के पेशेंट्स हैं और जो अपनी इस बीमारी को रिवर्स करना चाहते हैं, क्योंकि मेडिकली इट इज पॉसिबल, डायबिटीज रिवर्सल संभव है, लेकिन आपको कुछ परिवर्तन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं। आपने अगर ये वर्कशॉप ज्वाइन की है, अपने आप में ये प्रूफ है कि आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तन जो आपको करना है वो है आपको अपनी चाय या कॉफी को चेंज करना एक हर्बल टी से, जिसको मैं जिंजर टी कहती हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। पानी में थोड़ा सा अदरक उबाल लीजिए, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए। तो इसे सिप सिप करके जब आप पियेंगे, आपको पीने में बहुत अच्छा भी लगेगा, आपको चाय वाली फीलिंग भी आएगी, और इस तरह आपकी ये जो जिंजर टी है ये आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करने में भी मददगार होगी। साथ ही अब नाश्ते से पहले आप एक कोई फ्रूट खा लें। फ्रूट में फाइबर रहता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और क्योंकि आपको शुगर की क्रेविंग, आपने नॉर्मल चीनी नहीं खानी, आपने शुगर नहीं खानी, तो आपकी शुगर की क्रेविंग को सेटिस्फाई करने में भी फ्रूट्स मदद करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएं। कभी कभी आप पपीता और खजूर भी खा सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इन्हें थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही है। तो नाश्ते में एक सीजनल फ्रूट खाएं, उसके बाद नाश्ता लें, प्रॉपर नाश्ता लें। नाश्ते में आपको ध्यान रखना है, बल्कि हर मील में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना है। जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राइट क्वांटिटी में प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड करें, साथ ही फाइबर को अपनी डाइट में ऐड करें। ब्रेकफास्ट में सबसे पहले आपको एक न्यूट्रिएंट लेना है, गामा ओरिजिनॉल, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इट्स अ न्यूट्रास्यूटिकल, ये डाइट का ही पार्ट होना चाहिए। तो आप इसके 1 या 2 कैप्सूल सुबह ले सकते हैं। उसके बाद अब आपको प्रोटीन लेना है अपने ब्रेकफास्ट में। तो आप प्रोटीन के लिए किनुआ और उबले हुए चनों का एक सैलेड बना सकते हैं, जिसमें आप खीरा डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, जिसे मैं चिकपी किनुआ सैलेड बोलती हूँ, आप वो बना सकते हैं। आप मिलेट्स का उपमा बना सकते हैं, कोई भी मोटा अनाज ले ले और उसका उपमा बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। और उसमें खूब सारी सब्जियां डाल दें और उसे थोड़ा सा पीनट्स डाल के उसे आप सर्व करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो खाने में। मूंग दाल चिल्ला, अगेन बहुत ही प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है, आप उसे अपनी डाइट में ऐड करें। आप ओट्स का वेजिटेबल चिल्ला भी बनाकर खा सकते हैं, वो भी अगेन लो जीआई ब्रेकफास्ट है और प्रोटीन होगा उसमें, तो अगेन वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और सबसे अच्छा जो प्रोटीन का सोर्स मुझे लगता है और जो मैं अपनी डाइट में बहुत ज्यादा खाती हूँ वो है स्प्राउट्स। आप सुबह अगर स्प्राउट्स की चाट खा लें वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कभी कभी ब्रेड खाने का मन करे तो मल्टीग्रेन ब्रेड खाएं। वैसे हम नॉर्मली डायबिटीज के पेशेंट्स को ब्रेड खाने के लिए मना करते हैं। तो अगर आपका कभी कभी मन करे मंथ में 1 बार, तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड लेकर उसमें पनीर डालकर खा सकते हैं। आप इसी तरह ओट्स का उपमा भी बना सकते हैं, और आप बाजरे का परांठा बना सकते हैं। कभी कभी परांठा खाने का दिल करता है तो बाजरे के आटे का परांठा, लेकिन उसे तलें नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा ले। उसे बनने के बाद एक तरह तंदूरी परांठा बना लें और उसमें ऊपर से ऑयल लगा लें। और मंथ में 1 बार पोहा, जो नॉर्मल पोहा हम खाते हैं, नॉर्मली आई डू नॉट रिकमेंड पोहा टू डायबिटीज पेशेंट्स, हम उन्हें मना करते हैं क्योंकि उसका जीआई हाई होता है। तो लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मन करता है कि मुझे पोहा खाना है तो मंथ में 1 बार यानी महीने में 1 बार आप खाएं। लेकिन ज्यादातर आपका जो ब्रेकफास्ट है वो इन चीजों से भरा होना चाहिए, प्रोटीन से भरा होना चाहिए। और स्प्राउट्स अपने आप में सबसे बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अब उसके बाद जब आपने नाश्ता कर लिया, तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर 2 या 3 घंटे में खाएं।
और थोड़ी मात्रा में खाएं। उन्हें एकदम से अपना पेट नहीं भरना, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा ओवर ईट कर लेंगे तो उनका शुगर स्पाइक हो जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, विच जो हमें नहीं करना। तो इसीलिए मैंने जो आपको डाइट प्लान जो मैं आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, उसमें एवरी 3 आवर आपको कुछ खाने को दिया जा रहा है। जिस तरह मिड मॉर्निंग स्नैक में, यानी नाश्ते और लंच से पहले बीच का जो टाइम होता है, उसके अंदर आपको एक मुट्ठी आप आलमंड्स या वॉलनट्स ले सकते हैं, और या फिर आप, अब ये सब कुछ नहीं खाना, या फिर आप छाछ ले सकते हैं जिसमें थोड़ा सा जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। और अगर आपने नाश्ते में स्प्राउट्स चाट नहीं खाया तो आप इस टाइम भी खा सकते हैं स्प्राउट्स की चाट, जिसमें आप नींबू डाल सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में बिस्किट, नमकीन या कुछ भी पैक थिंग नहीं लेनी, क्योंकि अगेन ये आपको हार्म करेगी, आपकी डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी मुश्किल बना देंगी। अगर आप बिस्किट्स या नमकीन इस टाइम लेंगे तो आपको नहीं लेना है, आपको हेल्दी फूड लेना है। हो सके तो आप स्प्राउट्स लीजिए, नट्स लीजिए, आप छाछ, लस्सी ले सकते हैं। अब लंच से पहले आपको रूल बना लेना है कि मुझे 1 प्लेट सैलेड खाना ही खाना है अपने लंच से पहले। तो आप लंच से पहले 1 प्लेट सैलेड जरूर खाएं। मुझे कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने लंच से पहले 1 प्लेट सैलेड जरूर खाती हूँ, जिसमें खीरा होता है, टमाटर होता है, मूली होता है। तो आप भी अपने लंच से पहले 1 प्लेट सैलेड लें, आपको एडिक्वेट फाइबर मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा। और लंच में आप अच्छे से जो आपको पसंद है वो खा सकते हैं सैलेड लेने के बाद। जैसे आप दाल ले सकते हैं, कोई भी सीजनल वेजिटेबल ले सकते हैं। अब यहाँ पर छोटा सा एक चेंज मैं कर रही हूँ लंच में, आपको रेगुलर गेहूं और चावल की जगह आपको लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाले मिलेट, मोटा अनाज की रोटी बनाकर खानी है, और रोटी की मात्रा आपको कम कर देनी है। जैसे आपकी प्लेट है, उस प्लेट में आपका 25% प्रोटीन होना चाहिए, 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए जिसमें सैलेड भी आ चुका है, और 25% बचा हुआ रोटी होनी चाहिए। यानी रोटी की मात्रा जो अब तक हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चावल जो अब तक हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उसे कम करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जब मिलते हैं, बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो अपनी रोटी पर घी नहीं लगाते, या हम तो सूखी रोटी खाते हैं। तो वो सूखी रोटी खाना आपके शुगर लेवल को एकदम स्पाइक कर देगा। तो आई वुड रेकमेंड आप थोड़ा 1 या 2 ड्रॉप्स घी के उस रोटी पर डालें, उसे घी से मतलब उसके ऊपर घी लगा ले और फिर उसे खाएं। तो उससे उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स जो लोड है वो कम हो जाएगा, और आपका जो शुगर है बिकॉज ऑफ द हेल्दी फैट्स वो धीरे धीरे अप जाएगा। अब यहाँ पर आटा आपको कौन सा चूज करना है, आपको बाजरे का आटा या ज्वार का आटा या फॉक्सटेल जिसे कंगनी बोलते हैं, वो आटा आप यूज कर सकते हैं। अब लंच के बाद आती है बारी इवनिंग स्नैक की, जब हम नॉर्मल चाय लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज करना है। आपको भुने हुए चने खाने हैं। मतलब आप देखिए, जो भी मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, कहीं ना कहीं उसमें हम प्रोटीन ऐड कर रहे हैं हर मील में। तो आपको प्रोटीन लेना है। रोस्टेड चना एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। थोड़े से आप 1 मुट्ठी चने ले सकते हैं भुने हुए, साथ में ग्रीन टी ले लीजिए या हर्बल टी ले लीजिए। अगर आपको बहुत मन करता है कि मुझे तो दूध वाली चाय पीनी है, तो जिस तरह अंग्रेज चाय पीते हैं, यानी ब्लैक टी में थोड़ा सा दूध मिलाकर, ऊपर से दूध को बॉयल नहीं करते वो, तो वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको चीनी नहीं डालनी है। और आप मखाने ले सकते हैं 1 मुट्ठी, या फिर आप पीनट की चाट बना सकते हैं जिसमें प्याज, टमाटर, नींबू डाल सकते हैं। और ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं आप। ग्रीक योगर्ट मतलब आपने कर्ड को एक कपड़े में बांधकर, एक कोने में बांधकर लटका दिया, 4-5 घंटे वो वैसे ही लटका रहा और उसका सारा पानी ड्रेन हो गया, तब वो ग्रीक योगर्ट बन गया। और वो बहुत 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 ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, क्योंकि वो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाता है जब उसका पानी ड्रेन हो चुका है। तो उसमें आप फ्लैक्स सीड्स डाल के खा सकते हैं, और ये आपका मिड मील हो गया, यानी डिनर से पहले वाला भोजन हो गया। उसके बाद डिनर में आपको 1 या 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के लेने हैं।
एंड देन डिनर में आपको जो जिस चीज का ध्यान देना है वो ये है कि यहाँ भी आपको प्रोटीन को ऐड करना है। और यहाँ पर आपको कोई भी आटा नहीं लेना, चाहे वो मिलेट है वो भी आपको नहीं लेना। आप सॉटे वेज ले सकते हैं, यानी सब्जी खूब सारी खा सकते हैं, सूप ले सकते हैं। और साथ में आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, यानी आप पनीर ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं, या दाल ले सकते हैं। तीनों भी थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, दैट इज ओके, बट इनमें से कोई एक ऑप्शन आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपने डिनर में या तो पनीर खाइए या फिर टोफू खाइए या फिर दाल खाइए, ताकि आपको प्रोटीन डिनर में भी मिले। और डिनर को लाइट रखें, हर मील आपका लाइट होना चाहिए। दैट मीन्स आपको अपने पेट को 100% नहीं भरना है। जापान में एक प्रैक्टिस होती है, जापानीज लोगों को हेल्दी बोला जाता है और वहां तो डायबिटीज के पेशेंट्स नहीं पाए जाते। वहां पर लोग एक टेक्निक को फॉलो करते हैं, एक रिचुअल है उनका, हारा हाची बू। दैट मीन्स कि हमने अपने पेट को हर बार 80% ही भरना है, हमने उसे 100% तक नहीं भरना। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पेशली जिनको डायबिटीज है, कि आपको अपने पेट को 80% ही फिल करना है, 100% फिल नहीं करना। आप घर का बना हुआ खाना खाएं, एंड आई रिकमेंड कि आप अपने खाने को फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में बनाएं, जो ट्रांस फैट फ्री हो, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च की गई है, विच इज त्रिकारा मधु संयम रस। अब यहाँ पर मैंने इसकी फॉर्मुलेशन को स्टडी किया, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि इसमें आयुर्वेद से जो ज्ञान लिया गया है और उसकी एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन बनाई गई है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर। जिस तरह मैंने आपको मेथी खाने को कहा, एलोवेरा खाने को कहा, इवन करेला का बहुत अच्छा रोल है, जामुन अगेन हेल्प करता है डायबिटीज पेशेंट्स को, लेकिन ये सब कुछ लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एक रेडीमेड सोल्यूशन हमें मिल गया मधु संयम रस के नाम से, जिसे हम 30 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी में ले सकते हैं। अगेन इसे कवर किया जाएगा अच्छे से। और ये जो आपका डाइट प्लान है, ये आपको हमेशा नोट रखना है, ध्यान रखना है और इसे फॉलो करना है। एटलीस्ट 3 महीने के लिए आपको इसे फॉलो करना है, और साथ साथ अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहना है। जब जब आप ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, तब हो सकता है जो आप शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, आपको उनकी मेडिसिन की डोजेजेस को कम करना पड़े। क्योंकि जब गामा ओरिजिनॉल भी अपना काम करेगा, मधु संयम रस भी अपना काम करेगा, डाइट प्लान अपना काम करेगा, तो आपको अपनी शुगर की जो दवाइयां हैं उनके डोजेजेस को कम करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और आप अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते रहें, आप अपने शुगर लेवल्स को चेक करते रहें। साथ साथ लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी है कि 2 से 2.5 लीटर कम से कम आप पानी भी पिएं। दूध की जगह, क्योंकि दूध में भी शुगर होता है, लैक्टोस, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को एकदम स्पाइक कर देगा, तो वी नीड टू यूज कर्ड। हम दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं दूध की जगह। हमने नॉर्मल चीनी नहीं लेनी है तो हम नेचुरल स्वीटनर ले सकते हैं, कभी कभार हो सकता है तो अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन स्टीविया भी एक नेचुरल स्वीटनर है, जो हम अपने जितने भी हमारे पास डायबिटीज के क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत मीठा खाने के एडिक्ट हैं, तो हम उन्हें एक प्लांट बेस्ड नेचुरल स्वीटनर्स स्टीविया रेकमेंड कर देते हैं, जो मीठा होता है, जो उनको हेल्प करते हैं उनकी शुगर क्रेविंग्स को सबसाइड करने में। अगेन आपको ये बाहर का तला भुना खाना नहीं खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है। थैंक यू सो मच, मुझे इतने इत्मीनान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको काम में आएगी और आप इसे अप्लाई करके अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद ईशा जी। हमें आज बहुत सारी जानकारियां मिली है कि नहीं मिली है ना? तो अब हम, ये हमारे ऊपर है कि हम इन सही सारी जानकारियों को किस तरीके से, सही तरीके से अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और आने वाले टाइम में एक स्वस्थ जीवन लेते हुए बीमारियों से दूर रख सकते हैं। हमने आज ये तो समझ लिया कि क्या खाना है, कैसे खाना है, लेकिन अब बात करेंगे लाइफस्टाइल के ऊपर। हम अपने जीवन को किस तरह से देखते हैं, कैसे जीते हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन में। इस विषय पे हमें जागरूक करने के लिए मैं हमारे बीच में फिर से आप सबके प्रिय, हम सबके प्रिय
टीसी सर को बुलाना चाहती हूँ। सर, जी। आपका स्वागत है। आप प्लीज आए और हमें कैसे एक अच्छा जीवन शैली हम सब जी सकते हैं, छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं, उसके बारे में अवगत कराएं प्लीज सर। बहुत बहुत धन्यवाद ईसा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि वो देश की बहुत ही विख्यात और मोस्ट एडमायर्ड जो है, सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय डाइटिशियन है, और बहुत ही डीप नॉलेज और बहुत रिसर्च आधारित वो बातें बताती है। और हमारे सब साथियों को आकर उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, आपने जरूर नोट किया होगा। और कई बातें तो ऐसी हैं जो हम जानते भी हैं पहले से, पर आप इनको अपनाना शुरू कर दीजिए, जानने से तो नहीं होगा, अपनाना शुरू करिए कीजिए। और मैं आपको एक बहुत रोमांचक बात बता देता हूँ कि ये इस तरह का जो आहार होता है ना, शुद्ध आहार, जो अपने घर पे अपन तैयारियों से, केवल आपको सपोज उन्होंने गेहूं अवॉइड करने के लिए कहा है, चावल हो, लेकिन बाकी चीजों में इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है, क्योंकि मैं तो वो सबका प्रयोग करता हूँ, मैं तो ऐसा ही भोजन करता हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और कभी कभी मेरा जो खाना होता है वो बच्चे लोग और वो लड़ने लग जाते हैं कि नहीं मेरे को भी यही खाना चाहिए, यही खाना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग बनता है, बहुत अच्छा। बस ये है कि हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। अ, अभी आप बोलोगे कि सब हम तो एलोपैथी में जाते हैं, तो डॉक्टर तो बोलता है कि कुछ भी खाइए आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो साथियों, उनको जो भी है उनको, क्योंकि वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें वो डाइट वाइट का उनको नहीं बताया जाता है। उनको तो केवल सिम्टम्स, ये सिम्टम्स है और उसके लिए क्या इलाज है, तो वो जो उनकी पढ़ाई है। पर आजकल अच्छे अस्पतालों में भी डाइटिशियन वगैरह रखने लग गए हैं, क्योंकि अब सब, आखिर तो सत्य ही रहता है। पर इसको अपनाएंगे बहुत अच्छे से आपको। और जो बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, चाय की जगह जो अदरक की चाय जो हम पीते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत मजा आता है, मतलब आपको रियली फील होगा कि आज कुछ आनंद आया है। तो इस डाइट का विशेष ध्यान रखेंगे। और अब कुछ मैं आपके साथ कुछ और बातचीत करना चाहूंगा लाइफ स्टाइल के बारे में। आप कहोगे कि मैं एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, लेकिन मैं मेरे सिर्फ इसी बात का एक्सपर्ट हूँ कि मेरे पास दो चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, कि मेरी एक तो अ, इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त मेरे भीतर भरी हुई है कि इस देश को रोग मुक्त किया जाए। दूसरा, मैं पर्सनली, मेरे को अनुभव है इतने सालों का, क्योंकि मैं बचपन से ही एक प्राकृतिक तरीके से जीवन जीता आया हूँ, तो बहुत सारे अनुभव है। और दूसरा, मेरा ये सब्जेक्ट है, इसमें मेरी बहुत रुचि है, तो रिसर्च भी बहुत की हुई है। अ, तो थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं लाइफ स्टाइल के बारे में। फिर अगेन थोड़ा सा स्क्रीन को भी साथ में ले लेते हैं, थोड़ी सी हेल्प रहेगी। सही जीवन पद्धति, सही जीवन पद्धति, थोड़ा सा इसमें क्या है कि रूट में हमें जाना पड़ेगा, कि जड़ों में जाना पड़ेगा। हम क्या है, बहुत सारी ऐसी जीवन की परंपराएं और बहुत सी ऐसी मान्यताएं अपना चुके हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। विशेष तौर से मैं बात करूंगा, तो जो पहले का जो जीवन होता था, तो आदमी अ, अपना काम स्वयं करता था। अ, काम करना, फिजिकल काम ज्यादा होता था पहले। अभी जैसे उसको एक निम्न स्तर का मान लिया गया है, या पता नहीं कुछ चीजें छूट चुकी है। ऐसे ही आविष्कार, कुर्सी का जो आविष्कार हुआ है, ये बहुत गलत आविष्कार हो गया हमारे साथ। ये समझिए कि हमारे साथ बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है कुर्सी, क्योंकि ये बैठने का बिल्कुल भी साइंटिफिक तरीका नहीं है कुर्सी पर बैठना। हालांकि मैं भी कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं बहुत जल्दी निर्णय ले चुका हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा बैठने का सिस्टम ठीक करूंगा, ये गलत सिस्टम है। तो चलिए कुछ बातचीत करते हैं आगे। लाइफस्टाइल में क्या क्या मुख्य घटक है, मतलब सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। एक तो सक्रियता, जो अभी मैं बात कर रहा था, कि जो ह्यूमन बॉडी बनी हुई है सक्रिय रहने के लिए बनी हुई है, ये पड़े रहने के लिए, शिथिल रहने के लिए, या एक जगह बैठ के काम करने के लिए बनी ही नहीं है। भगवान ने बनाया नहीं, जैसे पक्षियों को उड़ने के लिए बनाया है, हिरण को भागने के लिए बनाया है, इंसान को भी काम करने के लिए बनाया है, वो दिन भर कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन ये सक्रियता के विषय पे हम थोड़ी बात करेंगे। एक शारीरिक घड़ी, बॉडी क्लॉक होती है, इसका सारा टाइमिंग आप देखोगे। अगर आपका 1 बजे आप रोज खाना खाते हैं सिस्टमेटिक वे में, अब आप सिस्टमेटिक नहीं है तो आपको पता नहीं, पर 1 बजे रोज खाना खाते हैं, 9 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, या और बाकी आपकी जो क्रियाएं हैं वो समय पे करते हैं, तो आपकी बॉडी अपने आप वो टाइम पे काम कर लेती है। लेकिन इसको भी मेंटेन करना, इस विषय पे भी थोड़ा सा
समझने का विषय। शरीर की एक प्रकृति होती है, उसको समझना है। शरीर संतुलन, विश्राम, मानसिक अवस्था, सामाजिक दायरा, आदतें, भोजन, ये इस तरह के ये मुख्य घटक है जो जिन विषयों पे समझना चाहिए। चलिए एक एक विषय पे बात करते हैं। सक्रियता। तो शरीर को सक्रिय बना के रखना है, तो बहुत सारी चीजें तो बहुत कॉमन है जो रोज ही बात की जाती है, जैसे नियमित व्यायाम है, पैदल चलना, साइकिलिंग, सीढ़ियां चढ़ना आदि। और डायबिटीज के केस में मैं स्पेशली बताता हूँ कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल थोड़ा घूम लिए या थोड़ा योगा कर लिया वो काफी नहीं है, आपको ये साइकिलिंग करना चाहिए, सीढ़ियां चढ़नी चाहिए, खूब सारी तैरना बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है, खेल होने चाहिए जीवन में, और फिजिकल वर्किंग होनी चाहिए। ये सब कुछ आपके भरा रहना चाहिए ना, दिन भर आपका बॉडी कुछ ना कुछ करती रहे, काम करती रहे, बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत सारी चीजों की हम चर्चा करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए नहीं भी करते हैं। आप अब ध्यान रखिए कि कुछ भी कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसमें हमें हमारा फिजिकल भी इन्वॉल्वमेंट आए। सपोज आप किसी से बात भी कर रहे हैं, थोड़ा आपको इन चीजों का ध्यान रहेगा तो आप बात करते करते भी थोड़ा एक्शन में आएंगे। थोड़ा सामान उठाना तो खुद उठाएंगे, खुद करेंगे, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और खुद के काम खुद करें, भौतिक कार्य में जो अपने जो भी व्यक्तिगत तौर पे काम होते हैं, कुछ सामान उठाना है, कुछ अपने कपड़े धोने वगैरह है, साफ सफाई करना है, या ये सब चीजें महिलाओं के लिए तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। इससे क्या होता है, इसमें एक मनोविज्ञान और शामिल है। तो फिजिकली तो ये काम करता ही है, लेकिन जब हम अपना काम स्वयं करते रहते हैं तो हम मानसिक रूप से ये महसूस कर पाते हैं कि मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। अभी क्या बात करते हो, मैं तो अभी बिल्कुल एक्टिव हूँ, जवान हूँ। ये फीलिंग कैसे आएगी? ये फीलिंग आएगी जब आप काम करते रहेंगे, थोड़ा बहुत खेलते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या वगैरह जो भी आप साइकिल चला रहे हैं, तो आपका मन जो है ना अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता है। जब मन बूढ़ा नहीं मानता है तो तन उसके अकॉर्डिंग, अपने आप मन के अकॉर्डिंग तन को होना पड़ता है। तो इस साइकोलॉजिकल भी ये चीजें बहुत काम करती है। निरंतर बैठक नहीं करें इन्हें। अगर किसी भी साथी के बैठने का काम है कि उसको दिन भर कुर्सी पे बैठा रहना पड़ता है, तो प्लीज इसको अवॉइड किए, ये बहुत ही गलत है स्वास्थ्य के लिए। आप क्या करें फिर, हर आधा घंटे में बीच बीच में उठ जाएं, थोड़े से जॉइंट रोटेशन कर ले, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ श्वास, गहरी श्वास ले ले 4-5, कुछ ओमकार बोल ले, कुछ प्राणायाम कर ले, कुछ भी करें। ऐसी आदतें बनाएगी, हर थोड़ी देर में आप उठ जाते हैं। कभी कोई दोस्त आए हैं तो चलो यार थोड़ा टहलते टहलते बात करते हैं। तो कुछ भी आप थोड़ा सा, ये आदतें बहुत मजेदार आदतें हैं, मजेदार चीजें हैं, लेकिन ये करना चाहिए। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ स्पेशली डायबिटीज के लिए नहीं है, क्योंकि आप इतनी देर आपने डाइट प्लान भी देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि डायबिटीज के लिए बता रहे हैं, कि मोटापे के लिए बता रहे हैं, कि ब्लड प्रेशर के लिए बता रहे हैं। कि ये जो अच्छी जीवन शैली होती है वो हर चीज के लिए होती है। यही तो फायदा। नेक्स्ट जो है, व्यायाम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। व्यायाम में कई बार क्या होता है कि हर साथी का अलग अलग वो होगा, किसी की बॉडी कैसी है, किसी की बॉडी कैसी है, किसी का वेट कितना उठा सकता है, कोई कितना बेंड कर सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना, न इतना कम करें कि शरीर को कुछ हुआ ही नहीं, न इतना ज्यादा करें कि शरीर में अनावश्यक कुछ दिक्कत हो जाए। शारीरिक घड़ी, इसकी बात करते हैं चलो। शरीर एक बॉडी क्लॉक होती है। आप पशु पक्षियों को देखिए ना, उनका बिल्कुल फिक्स टाइम रहता है। तो वो उसी समय उनको भूख लगती है, उसी समय वो पानी पिएंगे, उसी समय उठेंगे, उसी समय वो सब कुछ करते रहते हैं। हम अगर इसको डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये प्रकृति ने घड़ी बनाई हुई है, तो हमको उस घड़ी का पालन करना चाहिए, चाहे भोजन करने का समय, पानी पीने का समय, सोने उठने का समय। प्रकृति ने क्या किया है, सोने का समय रात बनाई, उठने का समय दिन बनाया। सारी व्यवस्था एक ही हुई है, लेकिन
इंसान को इतना अपने